अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आपना हरमज़ में बदस्तूर झड़पें चल रही हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कुशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए हैं। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आपना हरमज़ में ईरानी हमले नाकाम बना दिए गए। ईरान ने ड्रोन से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का मजीद ये कहना था कि अमरीकी जंगी जहाज़ बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ते से खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे। हमलों में कोई अमरीकी तनसीब या जहाज़ मुतासर नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईरान की तरफ से अमरीकी बहरिया के 3 जहाज़ों पर हमले किए गए, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनका यह कहना था कि ईरानी हमलावरों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और उनकी मुतादिद छोटी कश्तियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी बहरिया के 3 जो थे वो डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज वो कामयाबी के साथ अबनाए हुर्मुज़ भी अबूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। अब दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने उनके जो मुख्तलिफ जज़ायर थे उनके साहिलों पर ख़ित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि ईरानी फ़ौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में आपना हुर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें खासा नुकसान पहुंचा। उन्होंने अमरीका और ख़ित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि ईरान बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ के करीब एक मुबैना अमरीकी जासूस ड्रोन मार गिराने का दावा करते हुए इसकी वीडियो भी जारी की है। जबकि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात एक हसास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी टीवी चैनल को एक दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा जो 14 नुकाती तजावीज़ हैं उनका जायज़ा ले रहा है और किसी नतीजे पर पहुँचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद ये कहा कि सुप्रीम लीडर तमाम हालात और पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाता। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत में करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में पाकिस्तान को ईरान जंग के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। करारदाद के मतन में यह कहा गया है कि ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सिफारती राब्ते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंगबंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन किया। अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान की जानिब से सफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। साथ ही साथ सऊदी हुकाम ने भी एक और खबर आई है कि ये वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब ने किसी को अपनी फ़िज़ाई हदूद जारहियत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकाम ने कहा है कि कुछ अनासिर सऊदी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो सीज़ फायर बरकरार है या नहीं, ये जो ताज़ा झड़पें हैं, ये सीज़ फायर पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। और अमन मुआहदे के हवाले से बहुत बात हो रही थी कि ये बहुत करीब पहुँच गए हैं ईरान और अमरीका किसी अमन मुआहदे के। ये मामलात हैं जिन पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी और पाकिस्तान के साबिक नुमाइंदा खुसूसी और सीनियर सिफारतकार आसिफ दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। आसिफ दुरानी साहब, बड़े मिक्स सिग्नल्स हैं अभी जो हम देख रहे हैं। एक तरफ रिपोर्ट हो रहा है कि डील होने जा रही है, बात बन गई है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि अपना हुर्मुज़ में एक दूसरे के जहाज़ों पर, जज़ायर पर फायरिंग भी जारी है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं। आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये क्या हो रहा है और ये मिक्स सिग्नल्स क्यों हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, असल जो अहम काम हो रहा है वो नेगोशिएशंस चल रहा है। अभी पहले 3 पेज की बात चल रही थी, अब 1 पेज का एग्रीमेंट आ रहा है। तो ये जो है, इसका मतलब ये है कि दे आर कीपिंग द पीपल इन गुड ह्यूमर, कि ताकि वो जो है बिल्कुल ही जो है दिल ना छोड़ दें और डिस्पोंडेंसी ना बढ़ जाए। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे पिछले 3-4 दिन से ऑयल प्राइसेस भी जो है वो नीचे की तरफ आई हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इससे जो है बेचैनी ज़्यादा बढ़ती है।
तो ये जो आपने वायलेशन की बात की, ये नेचुरल है, होती है। इस वक्त जो पॉज आया है उसमें ईरान ने जिस तरह से कोशिश की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अपने शिप निकाले, अमेरिकन उसको रोका, और अमेरिकन ने जो इजरायली पोर्ट है, सॉरी ईरान के पोर्ट्स हैं, उनको जो है ब्लॉकेड, उस पर भी हमला की कोशिश की है। अगरचे वो उससे कोई उस तरह के नुकसान नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वार्निंग शॉट्स हुए, ये कोई एक्चुअल हमले उस तरह से नहीं हुए। और ये इस अच्छा। बात की तरफ भी जो है इशारा करते हैं कि अब दोनों साइड से ये वो उस स्टेज पे आ गए हैं कि जहां पे अब उनको एक फैसला करना होगा। ये ड्राफ्ट जो ठीक। हैं आगे पीछे होते रहे हैं, ये हाथ दोज हैव बीन चेंजिंग हैंड्स, लेकिन अब मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि उनके जो आइंदा अभी आने वाले स्टेट इलेक्शंस हैं वहाँ पे भी उनको कांग्रेस के इलेक्शंस हैं वो, और उनको उनकी पार्टी को जीतना है, वरना तो फिर बिल्कुल हार जाएंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद लेम ठीक। डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो इससे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम फैक्टर्स अगर अच्छा। आप इसको साथ देख लें तो फिर ये लग रहा है कि अब जंग जो है वो जारी रखना मुमकिन नहीं। और एक और अहम बात यह है कि जो जंग है इसने अमेरिका को वो अहदाफ जो उनके थे वो मेरे ख्याल में पूरे नहीं हुए, जी। और उसमें उनका बड़ा हदफ अच्छा। रिजीम चेंज था। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप फरमाते हैं कि उन्होंने रिजीम चेंज कर दी, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिस्टम तो वही चल रहा है, और अच्छा। वो जो क्लर्जी रूल है वो ईरान के अंदर बहरहाल मौजूद है। ये अलग बात है कि ईरान ठीक को है, लेकिन दुरानी साहब इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जौहरी बहुत मामलात कुछ हैं, मेन इशू उसको समझा जा रहा था। सदर ट्रंप ने आज भी उस हवाले से बात की और कहा कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। तो ये जो बयानात तो बड़े जारहाना हैं इस हवाले से, तो आपके ख्याल में उसको भी अभी देखा जाएगा या फिर बाद में जो है वो उस पर जो है वो कोई बात होगी? इस हवाले से मामलात आपके ख्याल में कहाँ पर खड़े हैं? मेरे ख्याल में ये भी एक गिमिक्री है, क्योंकि जौहरी मामला जो है वो एक्चुअली जो बल्क है वो JCPOA में हल हो चुके हैं, और ईरान उस पर एग्री कर चुका है, अगरचे अमेरिका JCPOA से निकल गया था। लेकिन असल चीज क्या है? असल ये है कि ईरान न्यूक्लियर रूट यानी वेपन्स रूट अडॉप्ट ना करे, वो गारंटीज अपनी जगह में। लेकिन जी। अगर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान बिल्कुल ही अपने दिमागों से निकाल दे, भूल जाए, उनके साइंटिस्ट जो है वो ये कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि साइंटिस्ट भी हवाले कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें जो है ये साइंस है और इसका ड्यूल यूज भी हो सकता है, लेकिन ईरान का अंडर NPT जो है ये राइट है कि उसको एक्सेस हो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ, वो अमेरिका जो उसको डिनाई नहीं कर सकता है, और ये उनके लिए सबसे मखमसे की बात है। लेकिन मेरे नजदीक असल हदफ उनका रिजीम चेंज था, और वो बहरहाल उनको ठीक। हासिल नहीं हुआ, और ये इसमें भी स्पॉइलर का रोल जो अच्छा। है वो नेतन्याहू का, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। उनकी वजह से अमेरिका ने जो है ये कदम उठाया, और उससे पहले भी अमेरिका खुद भी करता रहा है। तो दे आर हैंड इन ग्लव, अमेरिका और इजराइल। तो इसलिए ये जो आपके पास इस वक्त जिस तरह से आप बिल्डअप और जो भी देख रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में जी। अब वो बात नहीं रही। ठीक है, और अब मुज़ाकरात के हवाले से आपको लगता है अभी भी पाकिस्तान रिमेन्स द ओनली मीडिएटर, जो पैगामात का तबादला हो रहा है, जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और अगर ऐसा कोई मुमकिना माहिदा होता है तो हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने जो मीडिएटर का रोल है वो मेरे ख्याल में बड़े अहसन तरीके से निभाया है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर रहे हैं और ईरान ने भी किया है, और इंटरनेशनली भी उसको एक्नॉलेज किया गया है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता पिछले 2 महीने से कि पाकिस्तान जो है उसका जिक्र ना हो रहा हो, और हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र ना हो रहा हो। तो और फिर ये कि ये शटल डिप्लोमेसी भी रही है, वो जो हाई प्रोफाइल
विजिट्स हैं वो तो अपनी जगह थे, लेकिन उसके अलावा भी जो है आना जाना और बातचीत और वो मुख्तलिफ ज़राए से जो है मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब बात हो रही है वन पेज MOU या एग्रीमेंट की, तो ये ठीक है। उसमें जी जो जौहरी इशू रहेगा वो उसको मेरे ख्याल में वो इशू 20 साल में तक ईरान कुछ नहीं करेगा, या 15 साल या 12 साल या 10 साल, ये इसमें वो हैगलिंग करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो इशू है जिसपे रिजॉल्व हो सके, और मेरे ख्याल में ईरान भी उसमें कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ईरान एक ठीक है। सिविलाइजेशन है, उनके लिए 15-20 साल जो है वो माने नहीं रखते हैं। असल ये है कि ईरान के मौक़िफ़ को जो है माना जाता है या नहीं माना जाता। ईरान की इंसिस्टेंस इस बात पे है, वो ये नहीं राइट। कहते कि जी वो, क्योंकि अगर उनका हदफ न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं है तो फिर उनका जो मौक़िफ़ हाँ है इन प्रिंसिपल कि वो उसको एक्सेस जो है उसका हक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ठीक लिए, है। तो वो मान लिया जाता है, तो ईरान मेरे ख्याल में कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस सिचुएशन के ऊपर, अपना तज्जिया दे रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मार्का हक के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 6 और 7 मई की जो रात थी, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी की कोशिश की गई, और इस हमले के बाद जो है वो 8 मई को भी 2025 को भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जारी रही थी। भारतीय हमलों में पाकिस्तान की सिविलियन तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसमें रावलपिंडी स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरने और दीगर शहरों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई थी। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में ड्रोन सरगर्मियों और धमाकों की वीडियोज़ और ख़बरें भी जो है वो गर्दिश करती रही। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इन हमलों के बाद पूरा खित्ता जो है वो कशीदगी की लपेट में आ गया था। इसी दौरान पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया, जिसे पाक फौज ने मार्का हक का हिस्सा करार दिया था। पाकिस्तान की भरपूर अस्करी कार्रवाई के नतीजे में भारत को शिकस्त हुई, और पाकिस्तान की असूली और कामयाब सिफारती कामयाबी के बाद पाकिस्तान खित्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा, और खित्ते में एक शिफ्ट देखी गई जो पाकिस्तान की तरफ थी, जो अस्करी और सिफारती लिहाज से थी। पाकिस्तान के अंदर भी एक नया स्ट्रेटेजिक एतमाद देखने में आया। इससे पहले आलमी ताकतें और खिते के ममालिक जो है वो भारत की तरफ देखते थे। पाकिस्तान के चीन के साथ दिफाई ताउन, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और हालिया इलाकाई सफारतकारी को बाज़ तज्जियाकारों ने जो है वो पाकिस्तान के जो है वो इसका पाकिस्तान का जो रोल है वो अब मिडल पावर के तौर पर जो है वो उभर कर सामने आया है। ख़ास तौर पर हालिया अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर भी जो है वो बहुत आलमी सतह पर गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान की जो इस राइज़ है, ये पाकिस्तान की जो प्रोफाइल की राइज़ है, इसको बैन अल-अक़वामी मीडिया भी मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इस पर बहस भी की जा रही है। लेकिन इसका आगाज़ अगर देखा जाए तो वो मार्का हक के बाद ही हमें वो शिफ्ट नज़र आती है, जब दुनिया का पाकिस्तान को देखने का जो नुक्ता नज़र था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया। मार्का हक का 1 साल हो गया, और इस 1 साल में जो पाकिस्तान की जो खित्ते में एक अस्करी प्रोफाइल थी, सिफारती प्रोफाइल थी, वो किस तरह से जो है वो तब्दील हुई। पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने क्या किरदार अदा किया, ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर जो है वो बात होगी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद होंगे, दिफाई तज्जियाकार से इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले तो 1 साल गुजर गया, बहुत तब्दीलियाँ हमने जो है वो देखी। पाकिस्तान के हवाले से अक्सर अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो नेट स्टेबलाइज़र है और सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खत्ते का। ये जो एक हम रेपुटेशन पाकिस्तान की जो है वो देख रहे हैं मार्का हक के बाद से, आपके ख्याल में ये रेपुटेशन जो है वो क्यों बन रही है? देखिए रहमान, बात ये है कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद जो बुनियानुल मरसूस में हमने इंडिया को जिल्लत में शिकस्त दी, मुंह काला किया, दुनिया में हदीमत उठानी पड़ी, हमने इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, और दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान एक बहुत ही जो है वो मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, और इसके साथ
पाकिस्तान की फौज बहुत बेटर हार्डन, और ये जब पता चला और उसके बाद से हमने इंडिया मार दी, बुरा शिकस्त दी, पाकिस्तान बिकेम अ रीजन स्टेबलाइजर। इंडिया को ईरान ने आउट कर दिया, इंडिया को बांग्लादेश ने आउट कर दिया। अब आप बताइए इस पूरे रीजन में और कौन है? पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, सेंट्रल एशिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ऑल आर टुगेदर। फिर अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट कंट्री ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और फिर जब ट्रम्प ने बुलाया वहां पर हमारे फील्ड मार्शल को, वहां पर लंच का किया, वहां पर डिस्कशन हुई, स्पेशल लाइकिंग और फील्ड मार्शल, वहां से जो एक रेपो कायम हुई है, दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान वाकई बहुत एक मजबूत मुल्क है और प्रोफेशनल बैटल हार्डन आर्मी है, जिससे हमारा स्टेचर दुनिया बड़ा चला गया। हम मिडिल पावर्स के लीडर बन गए। किंगडम सऊदी अरेबिया ने हमारे स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा कर लिया। जब J-17 के शो हुआ, वहां जो उन्होंने वहां पर अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी दिखाई, हमें इतने ऑर्डर आए। इंडिया का तेजा जहाज वहां पर क्रैश हो गया, जो कि 40 साल से वो तैयारी कर रहे थे। दीज आर द फैक्टर जिससे पता चला। और फिर जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने कमाल दिखाया, 8 जहाज गिराए विद 080, और जो हमने सिंक्रोनाइजेशन की, एयर की और ग्राउंड की, ये सारी चीजें दुनिया ने सोचा कि ये वाकई पाकिस्तान की क्वालिटी। लेकिन अभी जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और आपने भी उसकी इशारा दिया, वो ये कि राइज ऑफ पाकिस्तान एज ए मिडिल पावर, और जो हालिया ईरान अमेरिका के दरमियान जो बातचीत में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, उसका भी बहुत से लोग लिंक जोड़ते हैं मार्का हक से और उसके बाद से जो हालात व वाक़यात रहे। आपके ख्याल में ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है? देखें, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज को 2 दिन में शिकस्त से फाश थी, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। अमेरिकन के पास भागते गए रोते हुए, तो खुदा के लिए सीजफायर करवा दिया। पाकिस्तान ने दुनिया को उस वक्त हमने कहा यस वी हैव नो प्रॉब्लम, अगर इन्हें दोबारा नहीं करता एस्केलेशन तो वी एग्री। हमने ये प्रूव किया कि वी आर हाईली मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क with professional and battle hardened army। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान वाकई एक न्यूक्लियर मुल्क भी है, कोई उनका ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है, कोई उन्होंने ऑफेंसिव नहीं किया, बहुत मैच्योरिटी दिखाई, और इंडिया ने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई। उसके बाद आप देखें कि जितने तुर्किया, इजिप्ट, मिडिल ईस्ट कंट्री, किंगडम सऊदी अरेबिया, कतर, एवरीबॉडी लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान टू गो फॉर डिफरेंट आपके अपने डिफेंस फायदे। डिफेंस हमारे ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं जिनको हमारे लिए मीट करना मुश्किल हुआ है। अभी एक नई थिंकिंग आनी शुरू हो गई कि ये 47 इस्लामिक कंट्रीज हैं, दे माइट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अपने रिसोर्सेज को विद इन इस्लामिक कंट्री इस्तेमाल करो। हो सकता है हमें इतना ही हमारे डिफेंस जो हम बनाते हैं ये एक्सपेंड करें इंडिजिनस, कि हमें जो ऑर्डर आते हैं हम टाइम में मीट कर सकें। वी कैन हैव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उससे हमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और जब आप फिर इस रीजन में हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं, तो हम अमेरिकन से अब ये भी कह सकते हैं कि हमने तो जो करना कर दिया, अब जरा अफगानिस्तान को फंडिंग करनी बंद करें अफगान तालिबान रजीम में, ताकि इनको भी सॉर्ट करें। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है, आप सोचते हैं रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान थ्रू कनेक्टिविटी, बलोचिस्तान एंड गवादर, होल दुनिया की मार्केट इनको अवेलेबल है मिडिल ईस्ट और से अफ्रीका की। एंड लेकिन इसमें बघेटी साहब, ये जो सारी सूरत का आपने जिक्र किया, उसमें आपने भी उस तरफ इशारा दिया, वो है पाकिस्तान की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, जो बुनियाद बनी कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत का मुकाबला किया। अब ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल है, जिस तरह से हमने उसको मार के हक में इस्तेमाल किया, और फिर ये कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की जो अस्करी प्रोफाइल है उसके हवाले से? रहमान, देखें हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी मॉडर्न तरीन है, नंबर 1। नंबर 1, इंडिया का एक इंच एरिया हमारी रेंज में है। आपने इंडिया ने देखा कई दफा मिसाइल फायर करते हैं, जो इनिशियल फायर करते हैं उधर ही गिर जाता है। फिर उनका यूरेनियम देखे कितनी चोरी होता है, पकड़ा गया। फिर उसके बाद हमारी आपके पास J-17, J-10 अब हम शुरू कर रहे हैं, PL-15, हमारे पास आर्मड टैंक हम बना रहे हैं,
उसके बाद हम ड्रोन हमने बनाने शुरू कर दिए। PF-1 में हमारे बहुत अच्छे वेपन इक्विपमेंट बन रहे हैं। ये हमें इंडिजिनस में तो यही तो फायदा हुआ है। और जितने मिसाइल हमारे पास हैं, यू कांट इमेजिन कि हमारे पास कितनी वैरायटी और किस क्वालिटी के मिसाइल हैं। एयर के लिए भी हैं, ग्राउंड के लिए भी हैं और नेवी के लिए भी हैं। वी कैन हैव ऑल डिलीवरी मीन्स, दिस इज एडवांटेज। और फिर हमारे पास अगर खुदा ना खास्ता, देखिए इंडिया की पूरी यही कोशिश होती है कि आप हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे एस्केलेशन करें, इससे ऊपर ना जाए। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हमारे पास न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल है जो लोकल एरिया में इस्तेमाल होते हैं। अगर ये आर्मड फॉर्मेशन आ रही है, अगर वहां यूज करें वो सारा दैट इज गॉन। लेकिन हमने अभी आपको दिखा दिया कि हम वी डोंट बिलीव इन ऑफेंसिव डिजाइन, मिनिमम डिटरेंस, और वो भी हमारी सारी तैयारी मिलिट्री की इंडिया स्पेसिफिक है। नो डिजाइन फॉर एनी अदर कंट्री। बिल्कुल हमें इसकी परवाह नहीं। हमने सिर्फ इंडिया किया कि इंडिया को हम कंट्रोल कर रखें। इतनी चाहिए कि इंडिया हमारे पहले से रखे। क्योंकि एक याद रखें, जहां इंडिया ने ये देखा कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर है और उसको एतमाद है, फौज का एतमाद नहीं हासिल है, 1 मिनट नहीं लगाएंगे देर काम। यही उन्होंने सोचा कि फौज जब तक मजबूत है पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। फौज को और आवाम को लड़ाओ। ये हमने डिफीट किया और करते रहेंगे। और फील्ड मार्शल ने हर दफा कहा, अवाम ताकत का सचश्मे है। पाकिस्तान की फौज और अवाम ये इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और एज ए कॉम विल फाइट। तुम्हें लड़ाई, यू फाइट एज ए नेशन। फौज अकेले लड़ाई कभी। बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मार के हक के हवाले से और बात होगी कि ये जो भारतीय मीडिया का हमने किरदार देखा, ये क्या था और 1 साल गुजर गया, क्या भारतीय मीडिया ने कोई कोर्स करेक्शन की या नहीं? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मार का हक का 1 साल और पाक भारत जंग के दौरान भारत के मीडिया ने इंतहाई मशक्क़त खेज़ किरदार अदा किया। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो पाकिस्तान की बस्करी कामयाबियाँ तो सबके सामने थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क दोनों ममालिक के मीडिया की रिपोर्टिंग का भी था। भारत की जानिब से जिस तरह फेक न्यूज़ और झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग की गई, वो बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी मौज़ूए बहस रही। भारतीय मीडिया की जानिब से AI के ज़रिए जाली वीडियोज़ बनाई गई, स्टूडियोज़ में ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट किए गए। दुनिया हैरान थी कि नेशनल TV किस तरह से बेबुनियाद और झूठ पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है। जो कुछ रिपोर्ट हुआ, आइए उस पर एक दफ़ा ज़रा फिर से ज़रा नज़र डालते हैं, देखते हैं कि आज से 1 साल पहले भारतीय मीडिया क्या कर रहा था। ये रिपोर्टिंग आपने देखी। अब इस पर बात करने के लिए फ़ाद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फ़ाद साहब, आपने भी देखा ये भारतीय मीडिया ने, हम अभी तक समझने से कासिर हैं कि ये इतने बड़े मीडिया हाउसेज, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ये क्या किया और क्यों ऐसा किया? शुक्रिया रहमान। देखिए, मैंने तो जो इंडियन मीडिया है उसको बहुत ही अरसे से बड़ा क्लोजली देखा है और जो इसमें बतदरीज जो जवाल आया है वो भी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये जो आजकल हम मीडिया देख रहे हैं इंडिया का, जो कि मेरे ख्याल में एक मीडिया कम है और सर्कस ज़्यादा है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। एक ज़माने में ये अच्छा प्रोफेशनल मीडिया होता था। और मैं तो आपको ये भी बताऊं कि जब प्राइवेट चैनल लॉन्च हुए थे इंडिया में 1990s में, तो हमारे से बहुत पहले हो गए थे। तो जब पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया लॉन्च हुआ तो हम लोगों ने बहुत हद तक इंडिया से और इंडियन मीडिया से चीज़ें सीखी थी। और मैं ज़ाती तौर पर मैंने तो वहाँ जाके बहुत साल पहले जो है वो टाइम गुजारा था उनके चैनल्स में देखने को कि वो किस तरीके से जो है अपने सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। तो हम एक्चुअली उनसे सीखते थे। लेकिन उसके बाद जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और उसकी जो एक जहरीली जो एक आइडियोलॉजी है वो जब भारत के माशरे में जो है वो सीप इन करना शुरू हुई है, उसके बाद से एक जवाल इंडियन मीडिया में आना शुरू हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह कि जो भारतीय मीडिया का जो कंट्रोल है वो उन सेठों के पास चला गया जो बीजेपी से बड़े क्लोजली अलाइंड हैं। फिर उसके बाद जब एक हिंदुत्व का जो एक वेव आया तो भारतीय मीडिया ने अपने ऑडियंसेस को केटर करना था, तो उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था वो बिकता है। और फिर वो चीज़ें वहाँ से बढ़ती गई और अब उसका जो एक कल्मिनेशन हुआ वो हुआ जब मार का हक के दौरान, जब उन्होंने जो झूठ सच को जो है वो बिल्कुल ही बराबर कर दिया
और अपना पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए एक मिक्स्ड इमोशंस है रहमान, यानी मुझे उनकी कवरेज देखकर इंडियन मीडिया की और उन लोगों की हालत देखकर हंसी भी आती है, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है कि हमारा एक नेबरली कंट्री में इतना जो है वो मज़हका किस्म का जर्नलिज्म जब होगा तो उससे जो है वो नुकसान उनको भी होगा, लेकिन उसके जरिए जो है लेकिन इसमें फासिल जो एक साथ कर गया और उनके पास अब जो उनका मजाक बना वो तो पूरी दुनिया में बना। कोर्स करेक्शन का बड़ा टाइम था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही चल रहा है, उसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उसी तरह की फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट पर जो है वो फिल्में बनाई जाती हैं। तो ये कोर्स करेक्शन जो है ये क्यों नहीं की अगर इस सब के बाद भारतीय मीडिया ने? देखिए ये जो है ना बड़ा क्लोजली अलाइंड है भारत का जो मीडिया है भारत की गवर्नमेंट के साथ और उस गवर्नमेंट की जो एक सपोर्ट बेस है। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, भारत के साथ जो इस टाइम सबसे बड़ा सान्या हो रहा है वो ये कि वहाँ पे जो एक ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये न सिर्फ ये कि फैलती जा रही है बल्कि ये उस माशरे की गहराइयों तक जा रही है, और उसका नतीजा अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं हमने उनमें देख लिया है। तो अब मीडिया उनका जो है वो इतना जुड़ गया है इस नज़रियात के साथ और एक ऐसे ऑडियंस के साथ, एक ऐसे इलेक्ट्रेट के साथ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जहर जो है वो बिकता है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि भारतीय मीडिया में और भारतीय माशरे में पाकिस्तान की ऑब्सेशन है, और ये मैं कई बार उनको, भारत के लोगों को, जब भी हमारी कई मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात होती हैं, मैं तो बार बार उनको ये बावर करा चुका हूँ कि आप लोगों का मसला ये है कि आप हम लोगों से ऑब्सेस्ड हैं। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। आप रहमान, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया जो बयानिया है या जो कंटेंट है वो इतना नहीं बिकता। हाँ, जंग हो रही है तो बिल्कुल होगा, लेकिन रूटीन में वी कुडंट केयर लेस अबाउट इट। लेकिन वहां पे उनकी जो ज़हनियत है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो घुस के रह गई है, उससे बाहर उनको नजर ही कुछ नहीं आता और वो बिकता भी है। तो ये एक अजीब सा, लेकिन अब उनका इतना बड़ा इंटरनेशनल, उनका जो अंग्रेजी का मीडिया है वो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, लेकिन हमने इस जंग में देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनके किसी भी बयानिए को बाय नहीं किया या उस पर तवज्जो नहीं दी। ऐसा आपके ख्याल में क्यों हुआ? देखिए रहमान, जब भारत का मीडिया ये कहेगा कि जी हमने जो है वो लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है और कराची पे कब्जा कर लिया है, तो उसके बाद कौन सीरियसली लेगा उन्हें? अब ये वो जमाना तो है नहीं कि आपके पास कोई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आफ्टर ऑल जब भी जंग होती है तो एक वो बड़ा पुराना एक अंग्रेजी की कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। तो ये तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में तो वॉर में हम भी इन्वॉल्व थे, हमारे एंड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ऑब्वियसली जब भी जंग होती है कहीं भी हो, यानी इंडिया पाकिस्तान के अलावा अगर आप देख लें जो मिडल ईस्ट में जो वॉर्स होती रही हैं, हमेशा वॉर के ज़माने में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो आपका स्टेट ही होती है या गवर्नमेंट ही होती है, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ बड़ी मुश्किल होती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में भी जो कुछ इंडिया का मीडिया बता रहा था वो प्राइमरीली उनका सोर्स भी उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये जो हम मजाक उड़ाते हैं इंडियन मीडिया का, उसका बहुत सारा इल्जाम उनकी गवर्नमेंट पे जाता है कि वो उनको किस तरह की चीजें फीड कर रहे थे, लेकिन वो जो उनको फीड कर रहे थे वो आगे से उसको भी ज़रबे 5 करके आगे दे रहे थे। हमारे एंड पे भी ये आप ध्यान में रखें कि हमारी भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ तो नहीं हो रही थी, लेकिन द डिफरेंस वॉज कि हमारे पास जो न्यूज़ आ रही थी या जो न्यूज़ दी जा रही थी उसमें इस तरह का गलत बयानी नहीं हो रही थी, झूठ नहीं बोला जा रहा था, फेक न्यूज़ नहीं दी जा रही थी, जो हो रहा था वो बताया जा रहा था। और उसका सबूत ये है कि 1 साल के बाद भी आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान के मीडिया ने कोई ऐसा यानी कि कोई बयान या कोई ऐसा दावा नहीं किया जो गलत साबित हुआ हो। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हमारा मीडिया, बिल्कुल सही, मीडिया ने भी जिम्मेदारी से काम लिया और जो मीडिया के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे उन्होंने भी जिम्मेदारी से काम लिया, विच वाज कंप्लीटली ऑपोजिट टू हाउ इट वाज डन इन इंडिया। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज के लिए इतना ही। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।